नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। हरियाणा में बहुत दिनों से जिसका इंतजार था यानी चुनाव का, वोट होने का, आज वो दिन आ गया है। अभी 1 बजे तक 36.69 यानी कि लगभग 36.7% वोटिंग हो गई है हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर। इसका मतलब है कि लोग बहुत उत्साह के साथ वोट डालने निकल पड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि इस बार हरियाणा में 2 शब्द काफ़ी चल रहे हैं, एक तो बदला और दूसरा बदलाव। बदला इस शब्द को लेकर बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जिनमें कहीं किसानों पर अत्याचार दिखाया जा रहा है, कहीं महिला पहलवानों के साथ उन पर जो अत्याचार हुए उसको दिखाया जा रहा है और लोगों से उनको कहा जा रहा है कि इस चीज़ को बदलना है यानी बदलाव लाना है, तो बदला लेना होगा। और बदला किससे लेना होगा? बीजेपी से। तो जाहिर है 10 साल से बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में जब बदला और बदलाव इन 2 शब्दों के बीच चुनाव हो रहे हैं, यानी जनता के ओर से ये जो 2 शब्द निकले हैं, बीजेपी तो अपनी ओर से बहुत सारे शब्द अलग-अलग निकालती आई है, लेकिन जनता की ओर से निकले ये जो 2 शब्द हैं, इनके बीच आज जो चुनाव हो रहे हैं, 90 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही लोग निकल पड़े थे और धीरे-धीरे आंकड़े जो सामने आते जा रहे हैं, उसमें अभी पता चला है कि 1 बजे तक जो मतलब मतदान के जो आंकड़े हैं वो 36.69% लगभग 36.7% मान लें। और इसका मतलब है कि जनता अब इस बार बदलाव के लिए, जहां तक ऐसा लग रहा है कि बदलाव के लिए वोट डालने निकल पड़ी है। वैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी दावेदारी है और बीजेपी नेताओं को तो ये यकीन है कि वो तीसरी बार सत्ता में आएंगे, लेकिन तीसरी बार सत्ता में अगर वो आते हैं तो उनका सीएम कौन होगा, इसको लेकर खींचतान बहुत ज्यादा मची हुई है। क्योंकि आज अनिल विज जो बीजेपी के काफी सीनियर लीडर हैं, उनका एक बयान सामने आया। आपको बता देती हूँ कि अनिल विज जो है वो अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार भाजपा की बनेगी और मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसे पार्टी चाहेगी। अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री आवास पर होगी, मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं। तो बड़ी चालाकी से अनिल विज ने यहाँ अपना दावा ठोक दिया। नायब सिंह सैनी अलग कह रहे हैं कि सत्ता में वही आएंगे। उधर वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उधर मनोहर लाल खट्टर, जिनकी खुद की तस्वीर बीजेपी के कैंपेन से इस बार साफ है, उनका भी दावा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अभी से सिर्फ टोवल जो है एक तरह से बीजेपी में शुरू हो चुकी है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, क्योंकि अभी तो यही नहीं पता कि बीजेपी सत्ता में लौटेगी भी या नहीं लौटेगी। क्योंकि तमाम जितने सर्वेक्षण अभी तक के सामने आए उसमें सब में दिख रहा है कि बीजेपी के खिलाफ हवा बह रही है। और आज शाम 4 बजे से जब एग्जिट पोल आने लगेंगे तभी साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल क्या कहते हैं। और फाइनल नतीजे तो खैर 8 तारीख को ही सामने आएंगे। लेकिन बीजेपी को इस बीच चिंता हो रही है कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि इसको लेकर 2-3 ऐसे बयान आए, स्मृति ईरानी का बयान आया और भी नेताओं के बयान आए कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए। तो इसका भी एक मतलब ये निकाला जा रहा है कि बीजेपी खुद ये मान चुकी है कि इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी ये कह दिया गया है, वहां के जो तमाम बड़े नेता हैं उन लोगों ने फैसला हाईकमान पर छोड़ा है कि हाईकमान ही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस की दावेदारी तो काफी मजबूत दिखी रही है, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने जिस तरह से वहां कैंपेन किया और जिन मुद्दों को साथ लेकर राहुल गांधी चले, कल हमने इस पर चर्चा की थी, आपने सुना था। आज भी वही माहौल जो है हरियाणा में दिख रहा है। उन्हीं मुद्दों पर लोग वोट डालने निकल रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है। तो हरियाणा में इस बार किस तरीके से बदलाव की लहर दिख रही है और ये लहर किस अंजाम पर पहुंचेगी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जम्मू कश्मीर के चुनाव 3 चरणों में शांतिपूर्ण निपट गए। अब हरियाणा की बारी थी। बहुत इंतजार था क्योंकि हरियाणा चुनाव को पहले जो तारीख उसकी बढ़ा दी गई, बीजेपी के कहने पर ही बढ़ाई गई। अब शायद बीजेपी के नेता अफसोस कर रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर पहले ही निपट जाते तो जितने मुद्दे और उठाने का वक्त मिला, राहुल गांधी ने जिस तरह से 3-4 दिन की यात्रा भी निकाली, उतना वक्त कांग्रेस को नहीं मिल पाता। लेकिन क्या बीजेपी ने बड़ी गलती कर ली हरियाणा में? और एक गलती नहीं, कई गलतियां बीजेपी ने क्या की हैं एक के बाद एक, जिससे कि उसको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्या लग रहा है? अभी तक 36.7% वोट पड़े हैं। 1 बजे का जो आंकड़ा है, इस समय 2 बजे से ज्यादा हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, क्या इस बार हरियाणा में बदलाव दिखेगा?
बिल्कुल सर, मित्रा जी, वो गाना है कि ये ना होता तो कोई और गम होना था। तो बीजेपी के लिए अगर ये गलतियां ना करती तो कुछ और नुकसान होने थे, वो पहले से तय था। चूँकि जनता वहाँ मन बना चुकी थी, बाकी बीजेपी ने अपने पैरों पे एक तरह से कहा जाए खुद कुल्हाड़ी मारी है। तो वो इसी तरीके से मारी कि समय बढ़ाया ये सोचकर कि जम्मू कश्मीर का चुनाव निपट जाएगा, अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में ईद और मुहर्रम पे सिलेंडर बांट आएंगे, तब फिर यहाँ का हिंदू मुसलमान किया जाएगा। लेकिन उसका परिणाम उल्टा हुआ। जो चिट्ठी लिखी गई वहाँ की बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा कि साहब चुनाव जो है वो आगे बढ़ा दिया जाए, चूँकि वो छुट्टी के दिन पड़ रहा है, मतदान कम होगा, इसको लेकर के जो चिट्ठी लिखी गई उसका नतीजा ये हुआ कि एक संदेश उसी समय चला गया कि बीजेपी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही हरियाणा में हार मान ली है और ये अपनी तरीके से चीज़ें एडजस्ट करने के लिए अब ये चुनाव को टलवाना चाहते हैं या आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो पहले ही उसमें उन्होंने मात खा ली खुद ही, अब अपना जो इस तरीके का दांव चल के, और उसके परिणाम फिर बीजेपी को देखने को आगे मिलेंगे। और जो आज जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जो खबरें आ रही हैं, उससे साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ें हरियाणा में बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कांग्रेस ने जो नारा दिया हाथ बदलेगा हालात, तो सर्वमित्रा जी, कांग्रेस खैर राजनीतिक दल है तो उसको अपना कोई भी नारा देने का अधिकार है। जिस तरीके से बीजेपी को नारा देने का अधिकार है, उसी तरीके से कांग्रेस को भी अधिकार है, तो उसने भी दिया अपना हाथ बदलेगा हालात। तो अब लेकिन जो हरियाणा के हालात हैं वो वास्तव में बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो जनता की जो नाराज़गी एक तरीके से दिख रही है, ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा के, जिस तरीके से जनता की नाराज़गी पोलिंग बूथों पर जाती हुई निकलती हुई दिख रही है, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हरियाणा के हालात बदलने वाले हैं। इसमें अब कोई दो राय नहीं रह जाएगी। बाकी शाम को एग्ज़िट पोल्स आएंगे, एक तो जो कॉरपोरेट मीडिया है उसके एग्ज़िट पोल क्या आते हैं वो भी देखा जाएगा। हम लोगों का भी शाम को एग्ज़िट पोल आएगा 5 बजे से, और अपने दर्शकों से हम कहेंगे कि 5 बजे हमारे साथ आप जुड़िएगा, तो हम लोग भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल दिखाएंगे कि क्या एग्जिट पोल है और किसकी सरकार बनने जा रही है और क्या मुद्दे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ जो चालें चली सर्वमित्रा जी, वो बीजेपी को उल्टी पड़ती हुई दिखाई पड़ी। एक तो जिस तरीके से जो उसने राहुल गांधी ने भी हालांकि आखिर समय में जाकर पहला जो उनकी रैली थी वहाँ से कुरुक्षेत्र से जो शुरू किया, वहाँ से किया था, अपना अम्बाला से जो शुरू किया था यात्रा, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये जो बी और सी ABCD टीम जो खड़ी हो गई हैं बीजेपी की तरफ से, इनकी रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में, मतलब वो इन्होंने समझौते कराए हैं छोटी पार्टियों के। और आखिरी जो उनकी रैली थी उसमें भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये इनके बनाए हुए। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कल अपना बयान दिया कि ये जो जितने खड़े हुए हैं ये सब बीजेपी की बी टीम है। तो ये बात भी ज़बरदस्त तरीके से फैल गई कि ये सारी बी टीम जो है बीजेपी ने खड़ी करवाई है, ताकि इनके ज़रिए कांग्रेस का वोट जो है या जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें उसको डिस्टर्ब किया जा सके। ये सारी चीज़ें भी बीजेपी के खिलाफ ही गई। यानी अगर ये इस तरीके से समझौते नहीं करवाती बीजेपी, जैसा कि आरोप है कांग्रेस का कि उसने समझौता कराया इनेलो और BSP और HLP का और आर्य समाज पार्टी और JJP का, तो अगर ये सब नहीं होता तो शायद हो सकता है ये जो दूसरे दल थे, ये क्षेत्रीय दल, ये शायद कुछ कमाल दिखा पाते। लेकिन अब जो सूचनाएं मिल रही उससे ये भी कुछ कमाल दिखाने की स्थिति नहीं दिख रही है फिलहाल। तो बीजेपी को सारे जो उसके दांव थे वो उल्टे पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी के दांव इसलिए भी उल्टे पड़ रहे हैं क्योंकि हरियाणा की जनता, एक जो हर क्षेत्र की जनता का एक अपना एक बेसिक कैरेक्टर होता है, हम किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक जो बेसिक कैरेक्टर जो होता है उसमें हरियाणा के लोगों की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल साफ साफ खरी खरी बात कहने वाले लोग होते हैं, लाग लपेट पसंद नहीं करते। और अगर बीजेपी ने इस बार ये गलती की, जैसा कि आप बता रहे हो, राहुल गांधी ने भी अपने सभाओं में ये कहा कि बीजेपी की ABC सब टीमें वहां पे तैयार हैं, चाहे निर्दलियों को उसने खड़ा किया, चाहे उसने जो छोटे जो क्षेत्रीय दल है उनको अपने पक्ष में, मतलब ये दिखाने के लिए कि वो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अंततः वो कांग्रेस का वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो जनता लेकिन इन सब बातों को बहुत अच्छे से समझती है, और खासकर हरियाणा की जनता के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहाँ के कुछ मुद्दे बिल्कुल साफ हैं, जैसे वहां पर किसानों के साथ जो नाइंसाफी हुई, जहाँ पहलवानों के साथ जो नाइंसाफी हुई, वहां के नौजवानों के साथ जो नाइंसाफी हुई, इन सब बातों को वहां की जनता ने देखा और समझा है, और उसमें वो साफ साफ इसको देख पा रही है कि ये बीजेपी का 10 साल का शासन था और ये उसके पहले का कांग्रेस का शासन था, और कांग्रेस अब बीजेपी के राज में जो भी गलतियां हुई, जो भी दुख उसको मिले, उनको दूर करने के लिए जो वादे कांग्रेस ने किए हैं, तो उसके सामने तो पिक्चर क्लियर है। अब ऐसे में ABCD चाहे Z तक जितने भी दल वो खड़े कर ले बीजेपी, उसका असर शायद नहीं पड़ेगा। और इसी का नतीजा शायद ये भी है कि बीजेपी में एक तो
खुद बीजेपी के भीतर विश्वास की कमी एक तरह से आई है ऐसा लग रहा है। और जो बाकी दल भी जो खड़े हुए हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि हम परोक्ष रूप से अगर बीजेपी का अगर वो साथ देने के लिए सोच भी रहे होंगे, तो वहां वो अपनी पैरों पर उन्होंने कुल्हाड़ी शायद मार ली है। अब अमलेंदु जी, सवाल ये है, जैसा हमने अभी हम इस कार्यक्रम में जो चर्चा भी कर रहे हैं कि बीजेपी में सीएम पद को लेकर जो खींचतान मची है, जैसा अनिल विज का जो बयान आया कि अब हम मुख्यमंत्री आवास पर ही आपसे मुलाकात करेंगे, और इधर दीपेंद्र हुड्डा ने भी उसका जवाब शायद ये दिया है कि ठीक है, हम आपका स्वागत करेंगे। मतलब ये कि कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बनेगा और वो अनिल विज को वहां पर आमंत्रित करेगा, उनका वहां पर स्वागत करेगा। यहाँ अनिल विज ने जिस तरीके से सीएम दावेदारी की है, ठोकी है, नायब सिंह सैनी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जाहिर है वो साल भर तो मतलब वो चाहेंगे कि हाँ मैं इस पद पर बना रहूं अगर बीजेपी जीतती है तो। और फिर मनोहर लाल खट्टर वो पीछे क्यों रहेंगे, क्योंकि चुनाव के पहले तो ठीक है वो हट गए, लेकिन क्या अब उनके समर्थक ये नहीं चाहेंगे, क्योंकि एक बार तो जो स्वाद लग चुका है सत्ता का, कुर्सी का, उसको वो कैसे भूलेंगे। तो ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बीच जो अशोक तंवर जिस तरीके से वापस लौटे और उसमें बीजेपी को भनक भी नहीं लगी, तो क्या ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी में भीतर भीतर बहुत बड़ी फूट पड़ चुकी है और जिसके बारे में बीजेपी या तो बेखबर है या वो दिखाना नहीं चाहती। देखिए समिता जी, बीजेपी में ज़बरदस्त फूट पड़ चुकी है और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, पूरे देश भर में ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हरियाणा में तो जो है स्थिति ये बन गई है कि जो लोग यहाँ से उधर गए थे, यानी कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, अब वो सब कह रहे हैं कि अशोक तंवर ने जिस तरीके से गुलाकी मारी है, उसके बाद तो सारे लोगों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह बीजेपी में लग गया है। यहाँ तक कि जो खबरें हैं, वो खबरें ये बताई जा रही हैं कि वो जो गई हैं चौधरी, वो भी जो है शक की निगाह में आ गई हैं। अब उनको भी बीजेपी शक की निगाह से देख रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी अब उनको शक की निगाह से देख रहा होगा, उनका मतदाता भी शक की निगाह से देख रहा होगा कि ये भी अशोक तंवर की तरीके से पलटी ना मार जाएँ बाद में जाकर। तो ये चीज़ें तो वहाँ शुरू हो चुकी हैं। दूसरा जो ये मूव था अशोक तंवर वाला राहुल गांधी का, ये बहुत स्मार्ट मूव समिता जी कहा सकता है। अब सूचनाएं तो ये है कि अशोक तंवर के साथ कांग्रेस बहुत लंबे समय से संपर्क में थी, लेकिन चूंकि जिस तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर बीजेपी ने सब शुरू किया, तो इसको संभाल के रखा गया था कि इस न्यायालय पे दहला हमको आखिर में मारना है और बीजेपी को कोई मौका ही नहीं देना कि वो कोई दुष्प्रचार कर पाए। तो यानी शैलजा को जो दावत दी जा रही थी कि वो छोड़ के आ जाएं और बीजेपी ज्वाइन करने, मनोहर लाल खट्टर जो बार बार कह रहे थे, तो ये जो था वो उसका जवाब कांग्रेस ने एक तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया, इस तरीके से कि तुम यहाँ से ले आना चाहते थे, हम वहाँ से तुम्हारे यहाँ से अपने यहाँ ले आए। और आप देखिए कि वो 1 घंटा पहले तक बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे सभा में खड़े हुए, और तुरंत वहाँ से निकले और राहुल गांधी की सभा में पहुँचे और 1 घंटा उन्होंने गाड़ी में बैठकर इंतजार किया। ये सूचना है। और जैसी सभा खत्म हुई वैसी मंच पर पहुँच गए, और जिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी चला चली थी और जिनके खिलाफ उन्होंने जहर उगला था अशोक तंवर ने आज से 5 साल पहले, उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी 2 बार पीठ थपथपाई और कांग्रेस का पटका गले में उनके डाला। तो यानी राहुल गांधी ने ये बता दिया कि आपके यहाँ फर्जी चाणक्य होते हैं जो ईडी और सीबीआई के दम पे चाणक्यगिरी करते हैं, असली चाणक्यगिरी ये होती है जो हमने करके दिखाई है। तो ये बीजेपी को उसका जो दांव जो बताती है बीजेपी, बहुत सारे उसके बोले अच्छे अच्छे चाणक्य हैं, उन सारे चाणक्यों को एक तरीके से चाणक्य नीति कांग्रेस ने समझाई है सर मित्रा जी। तो ये इस तरीके की चीज़ें और होंगी। अब खबरें ये आ रही हैं कि आज के बाद बीजेपी में ज़बरदस्त भगदड़ मचने वाली है और महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत हो गई है। जो महाराष्ट्र में कोई मयूर मुंडे हैं जिन्होंने मोदी जी का मंदिर बनवाया था, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। ये खबर आ रही है मोदी जी के जैसे ही चरण महाराष्ट्र की धरती पर पड़े वैसी उनकी खबर आ गई कि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि बीजेपी वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। अब बीजेपी किसका सम्मान कर रही है? अजीत पवार का, एकनाथ शिंदे का, शायद वो ये कहना चाहते हो। तो जो व्यक्ति मोदी जी का मंदिर बनवा रहा था वो बीजेपी छोड़ रहा है और कह रहा है कि बीजेपी वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। तो मोदी जी देखें कि इसका सम्मान करते हैं, इसका सम्मान नहीं करते हैं। आपका जो मंदिर बना रहा था वो व्यक्ति ये कह रहा है। तो समिता जी, ये चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं और हरियाणा के चुनाव आने के बाद, परिणाम आने के बाद, खासतौर से 8 तारीख के बाद, ये चीज़ें पूरे देश भर में हमको और ज़्यादा होती हुई दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल, मंदिर, मूर्ति, धर्म, बहुत सारी चीजें अभी टूटनी बाकी हैं और बीजेपी के उसमें टूटती जा रही हैं। ठीक है, मोदी जी का मंदिर बनवाना जिसको था वो बनवा लिया, लेकिन अगर वो व्यक्ति अब बीजेपी छोड़ने पर मजबूर हो सकता है तो ये समझना कठिन नहीं है कि बीजेपी में हालात इस समय किस तरीके से हैं। और आपने ये जो मुद्दा उठाया है कि बीजेपी में जिस तरीके से ये जो भगदड़ मचने वाली बात है, आज राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में है, आज मोदी भी महाराष्ट्र में है
और आज मोदी ने एक तो उनकी फिर से वही ढोल बजाती हुई तस्वीर तो सामने आई गई, उनको यही सब अच्छा लगता है तो वो बेशक करें, और ऐसा करके अगर वो ये सोचते हैं कि जनता उनसे जुड़ेगी तो ये ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता अभी भी उनको दूर से ही देख रही है और दूर से ही समझने की कोशिश भी कर रही है, जिसमें वो बार-बार उनकी छवि से धोखा भी खा रही है। आज लेकिन मोदी ने फिर से अपने भाषण में कांग्रेस को कोसना, उसके फॉरेन लिंक बताने की कोशिश करना, मतलब कहीं ना कहीं से इशारा शायद सोनिया गांधी की तरफ ही वो करने की कोशिश थी मोदी की। यानी वो, और ये भी बोल रहे हैं कि वो दलितों और आदिवासियों की और पिछड़ों की विरोधी है कांग्रेस। लेकिन वहीं राहुल गांधी आज जब संविधान सम्मान सम्मेलन में है और शिवाजी की मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया, और वहीं कोल्हापुर जो एक जहां से सामाजिक न्याय की एक कहा जा सकता है कि वहां से आंदोलन चला है, उस जगह पर राहुल गांधी का होना, और आज वो फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें इस 50%, ये देखिए नीचे लिखा भी आ रहा है कि हमें जो रिजर्वेशन यानी आरक्षण की 50% की दीवार को तोड़ना होगा। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में जो कुछ बातें बोल रहे हैं वो हरियाणा के लोग इस समय नहीं सुन रहे होंगे। और इस हरियाणा में भी चुनाव में बीजेपी ने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो दलित विरोधी है। कुमारी शैलजा का नाम लिया था, अशोक तंवर का नाम लिया था, अभी वो दोनों कांग्रेस में ही हैं। और बीजेपी ने इन्हीं नामों के सहारे ये बताने की कोशिश की थी कि दलित जो है वो नाराज हैं, और मिर्चीपुर का वो जो कांड याद दिलाने की कोशिश की बीजेपी ने, ये तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन जब राहुल गांधी इस तरह की बातें बोलते हैं या वो दलितों की बस्ती में जाते हैं, या जो अभी 4 दिन की उन्होंने जो रैली की, उसमें भी उन्होंने लोगों को साफ साफ समझ में आया कि कांग्रेस की सोच क्या है और किस तरह से आरक्षण को और बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाह रही है। ये चीजें साफ दिख रही हैं। ऐसे में बीजेपी के ये जो आभासी मुद्दे जो उठाने की कोशिश या कांग्रेस पर कीचड़ उछालकर अपना कमल खिलाने की कोशिश, अमलेंदु जी क्या लगता है कामयाब हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी ने एक और तो ये कोशिश की, दूसरी तरफ उसने जिस तरह से दामाद और दलाल और ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया, मतलब इसमें भी रॉबर्ट वाड्रा जिनके ऊपर साफ साफ दामाद शब्द नाम तो उन्हीं के लिए वो है, और उन्होंने भी ये कह दिया कि आप तो 10 सालों में थे, आपने क्यों मेरे खिलाफ कुछ आप नहीं कर पाए। तो जाहिर है जनता भी इस चीज को देख रही है। ऐसे में क्या लगता है बीजेपी ने अपने मुद्दे उठाने या अपनी उपलब्धियों को सामने रखने की जगह कांग्रेस को घेरने की जो नीति बनाई थी, क्या वहां पर बीजेपी चूक गई है? देखिए बिल्कुल चूक गई है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है समिता जी सोशल मीडिया पर, जिसमें एक बुजुर्ग जो है वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए कि भाई तू ये कह रहा है कि वो दलाल है और क्या क्या ये सब बातें कर रहा है, तू अपनी बताना 10 साल में तूने क्या काम किए हैं, 10 साल में तूने देश के लिए क्या काम किया, हरियाणा के लिए क्या काम किया, वो बता। तो यानी आम जनता अब ये सवाल पूछने लगी है। ये हम लोगों के सिर्फ राजनीतिक विमर्श का या हमारे विश्लेषण का मुद्दा अब नहीं रह गया समिता जी कि मोदी जी क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे। जनता अब सवाल पूछ रही है कि महाराज आपने 10 वर्षों में किया क्या है, वो उसका जवाब दो। जवाब आपसे लेना है। 10 वर्षों में आपने जो काम किए हैं उनका जवाब दीजिए कि आपने काम क्या किए हैं। हरियाणा के लिए आपने क्या काम किए इसका जवाब दीजिए, या आपने महाराष्ट्र के लिए क्या काम किए उसके जवाब दीजिए। 10 सालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने हैं। और जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, तोड़फोड़ की राजनीति और मुद्दों से भटकाने की राजनीति, यह अब उसी के लिए उल्टी पड़ती नजर आ रही है। चूँकि जनता मुद्दों से नहीं भटक रही। जनता तो अब ये भी सवाल पूछी कि आपने ठीक है 15 लाख का तो आपने वायदा किया था, ये 15 लाख आप देंगे, चलिए नहीं दिया 15 लाख आपने, कोई बात नहीं। लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि जो ईडी के जरिए आपने वसूली करवाई है वो आप जनता में बांट देंगे पैसा। तो 100 दिन से ज़्यादा हो गया सरकार बने हुए, वो जनता में अभी तक पैसा क्यों नहीं बचा? वो ईडी का जो पैसा आपने ईडी के जरिए जब करवाया था, जवाब दें मोदी जी। तो मोदी जी से ही सवाल पूछे जाने लगे। दूसरा वो जो अशोक तंवर अब जो शामिल हुए कांग्रेस में, उनका अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया समिता जी, उसको भी हम लोग सुनवाएंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस 75 सीटें जीत रही है हरियाणा में। तो अब या तो ये समझिए कि अशोक तंवर बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, चूँकि उनको लग गया कि कांग्रेस 75 सीटें जीत रही हैं तो वो समय से पहले ही आ गए इधर, या कहिए कि वो किसी रणनीति के तहत है, जो भी हो। लेकिन अगर इस तरीके के दावे किए जाने और भाजपा का कोई नेता समिता जी ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि वो कितनी सीटें जीत रहा है कितनी नहीं। यह तो बातें कर रही सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, कैसे बनेगी ये कोई नहीं बता रहा है कैसे बनेगी, कोई दावा नहीं कर रहा है। पिछली बार तो नारा दिया था आपकी बार 65 पार, इस बार तो कोई नारा नहीं है आपकी बार 65 पार का, कहीं कोई नारा सुनने को नहीं मिला। मोदी जी ने भी ट्वीट किया कि 30वीं बार सरकार बनाएगी जनता, ये नहीं कहा कि हम बनाने जा रहे हैं 30वीं बार सरकार। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बार ये दावा करने की स्थिति में नहीं है कि वो दाई का आंकड़ा भी हरियाणा में पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
बाकी अब कितनी सीटें आती हैं कितनी नहीं आती हैं वो एक अलग का मसला है कि कितनी आती हैं कितनी नहीं आती हैं, कितने जीतते हैं कितने हारते हैं, क्या क्या समीकरण बनते हैं। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो जनता के द्वारा जो कहा जा रहा है और हम लोग जो ज़मीन पर जाकर के देख कर आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर समिता जी समझा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 10 वर्षों में जितनी भी बतौलेबाजी और जुमलेबाजी की है उसके जवाब उनको अब इन विधानसभा के चुनाव में भी देने पड़ रहे हैं और जनता सवाल पूछ रही है उनके द्वारा। अब हमले जो है कांग्रेस के ऊपर, अच्छा एक बड़ी अच्छी बात हुई है या मज़ेदार बात हुई है, इस बार अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी चुनाव में, मतलब हरियाणा के चुनाव में खासतौर से पंडित नेहरू को नहीं कोसा है। मतलब मैंने तो नहीं सुना कि उनकी 4 रैलियों में उन्होंने कहीं जाके पंडित नेहरू को कोसा हो। तो क्या भूल गए पंडित नेहरू को? तो अब यानी आप अब ये सवाल तो लोग पूछ रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर ही लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई पंडित नेहरू को इस बार जो मोदी जी ने याद नहीं किया किसी चुनाव में, ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई है। तो मतलब स्वास्थ्य ठीक है मोदी जी का, लोग ये सब पूछ रहे हैं। तो अब ये जो बीजेपी की अपनी रणनीतियां हैं वो भी उसके लिए जो है बुरी साबित हो रही हैं। और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री की जो एक समझा जाता था कि बहुत अच्छे ओरेटर हैं, बड़ी अच्छी भाषण कला है, तो लेकिन भाषण से राशन नहीं मिल सकता ना, भाषण से आप आदमी का पेट नहीं भर सकते। तो पेट भरने के जो सवाल हैं, राहुल गांधी ने जो डंकी का मुद्दा उठाया, राहुल गांधी ने जो किसानों के मुद्दे उठाए, राहुल गांधी ने पहलवानों के मुद्दे उठाए, राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मसले उठाए, इन मसलों के जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी के पास हैं? वो कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी उन पर बात नहीं कर रही है। तो सिर्फ मोदी जी के भाषण से अब चुनाव नहीं जीते जा सकते, इस बात को मोदी भी जानते हैं, भाजपा भी जानती है और जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है। बिल्कुल, भाषण से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं और न ही खोखले दावों से भी, क्योंकि अभी तक ये जो बीजेपी कहती आ रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं 5 किलो और उसी को अपनी उपलब्धि बताती है, जबकि ये बहुत शर्म का विषय है। और आज मैं एक पोस्ट देख रही थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि 80 करोड़ लोगों को, मतलब अगर आप उनमें हैं और जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार लाइए जिससे कि आप 50 किलो राशन जो है आप दे सके, मतलब आप खुद को इतना सक्षम बना सके। यानी जाहिर है लोग इस तरह की ये जो खैरात बांटने वाली जो सरकार है इसको पसंद नहीं कर रहे हैं और उनकी कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचती है। कल डंकी वाला वीडियो भी हम लोगों ने देखा था, उसमें था कि राहुल गांधी ने ये पूछा भी था कि आप अगर यहाँ जमीन बेचकर आप बाहर क्यों जाते हैं, आप देश में कहीं भी क्यों नहीं चले जाते? तो उन्होंने कहा कि पूरे देश के हालात ऐसे ही हैं, केवल हरियाणा नहीं, कहीं भी रोजगार नहीं है, कहीं भी काम नहीं है, कहीं भी उद्योग धंधे लगाने के लिए जो सहूलियत होनी चाहिए वो नहीं है। यानी हर तरीके से लोग परेशान हैं और ये परेशानी इस बार हरियाणा चुनाव में बहुत भारी पड़ रही है बीजेपी के लिए। इसीलिए बीजेपी के नेता ये दावा भी नहीं कर पा रहे, मतलब बोल ही नहीं पा रहे कि 90 में से वो कितनी सीटें लाएंगे ऐसी जिनसे कि वो सरकार बना सके। अगर वो निर्दलियों को तोड़ना या कुछ और कोशिश कर रही है तो वो अलग बात है, लेकिन अपने दम पर बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी ये तो बिल्कुल तय दिख रहा है। जबकि कांग्रेस के लिए जीत के दावे बल्कि सीटों के दावे भी हो रहे हैं। अशोक तंवर ने जो 75 सीटों वाला बयान दिया है, अगर हमारे पास है तो हम उसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि बदलाव का माहौल दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में प्रदेश का जो नेतृत्व है हमारा, जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, जो नफरत थी उसको खत्म करने का प्रयास किया, किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, हमारी मातृशक्ति, हर वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो, हमारे अकलियत के साथी हो, समाज में जिसको भी जरूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई संघर्ष में, चाहे किसानों का आंदोलन था। तो ये मैंडेट उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जिनको मौका पिछले 10 वर्षों में मिला, लेकिन मैं समझता हूं कि वो जनता की भावनाओं पे खरे नहीं उतरे। और खासतौर से उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो आज भारी आक्रोश है युवाओं के अंदर भी, किसानों के अंदर भी, गरीब दलित समाज के अंदर भी। और मैं समझता हूं कि वो आक्रोश इस बार चुनाव में दिखाई देगा और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार इस भारतवर्ष के हर नागरिक को, जो 18 साल से ऊपर है, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो दिया। तो आज उनके वोट के अधिकार के माध्यम से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, इस देश को और हमारे इस सुंदर प्रदेश को, जो हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से पहलवान मेडल लेकर के आते हैं,
हमारे जवान जिस तरीके से रक्षा करते हैं, ये सिलसिला और आने वाले समय में बढ़े, हरियाणा फिर नंबर 1 बने, उसके लिए मैं समझता हूं कि मतदान होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नारा देती थी कि 75 पार होगा, वो नारा कांग्रेस के साथ इस बार हरियाणा की जनता पूरा करेगी। 75 का आंकड़ा कम से कम उतनी होंगी और ऊपर कितनी भी सीटें जा सकती हैं। और यहाँ से हमारे स्थानीय प्रत्याशी भाई गोकुल सेतिया जी है, बड़ा सेवक परिवार रहा है और मैं समझता हूं कि युवा प्रत्याशी को हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल जी ने किया। हम भी उसी क्रम में आज से 15 साल पहले लोगों ने यहाँ से सांसद जिताया था। आज अमरिंदर जी, यहाँ पर अशोक तंवर ने जितनी बातें कही, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए कि पूरे चुनाव का जो निचोड़ है वो अभी ये जो 1-2 मिनट की जो उनकी बाइट है उसमें सब आ गया। युवा, किसान, महिला पहलवान, आरक्षण, संविधान, वोट डालने का अधिकार, बाबा साहेब की बात, सब कुछ उन्होंने बोल दिया है। और किस तरीके से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन 2 लोगों के नेतृत्व में किस तरह से हरियाणा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है, उसकी बात उन्होंने परसों नरसों ही आए हैं। उसके पहले जबकि वो बीजेपी के साथ थे तो वो जानते हैं कि बीजेपी की भी कमजोरियां क्या हैं और इसीलिए वो ये कह भी रहे हैं कि पिछले बार जो बीजेपी का नारा था वो इस बार कांग्रेस के लिए खरा उतर रहा है। और 75 तो कम से कम वो कह रहे हैं, उसके ऊपर चाहे जितनी भी जा सकती हैं। 89 सीट्स पर कांग्रेस लड़ रही है, तो 89 में अगर 75 पार की भी बात है तो यानी एक क्लियर मेजोरिटी की बात वो कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने सीएम पद को लेकर क्या कुछ कहा है। Haryana, the trend is Congress and the scenario is Congress. And people have decided for a change. And that is the trend that you can see visibly across Haryana. But the BJP is saying that they are coming for the 3rd time, and who will be the CM in the Congress camp? They are also worried about it. See, BJP cannot say both the things. How can BJP say who will be Chief Minister of Congress and then also say that we are forming government? So I thank the BJP that the main issue of discussion in the BJP has been in this election, who will be Congress's Chief Minister. That means they are also accepted that Congress is coming to power and people are going to bless the Congress party. So we are thankful. Sir, बीजेपी ने मान लिया है कि सत्ता कांग्रेस की आ रही है और उनके बीच चर्चा का विषय यह है कि कांग्रेस में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है और बीजेपी को इसके लिए धन्यवाद भी दे दिया है। पता नहीं बीजेपी उनके इस धन्यवाद को स्वीकार करेगी या नहीं। लेकिन अमरिंदर जी, अभी जो इस समय चुनाव मतदान हो रहे हैं और कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई, जैसे आज नवीन जिंदल बीजेपी सांसद है, उनकी माँ जो है वो निर्दलीय लड़ रही हैं। एक चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें उनको बीजेपी से निष्कासित बता दिया गया। हालांकि बाद में पता चला ये फेक न्यूज है, लेकिन बीजेपी के इस तरह से फेक न्यूज चलना भी अपने आप में खबर है, क्योंकि फेक न्यूज की फैक्ट्री तो वहीं से शुरू होती है। बहरहाल सावित्री जिंदल के लिए आज जब नवीन जिंदल जब वोट डालने गए, घोड़े पर गए, उन्होंने कहा घोड़ा शुभ होता है और इससे लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। तो ठीक है, एक तो वो तस्वीर है। दूसरी तस्वीर अभी 1-2 दिन पहले जो देखने मिली, नूह में बुलडोजर से फूल बरसाए। तो ये नूह था जहां पर दंगे हुए, जहां पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और बीजेपी इसका फायदा चुनाव में उठाना चाहती थी, नहीं उठा पाई। अब उसको एक अलग तरीके से जवाब दिया है कि जिस बुलडोजर को बीजेपी ने बिल्कुल एक नफरत का प्रतीक बना दिया था, उससे फूल बरसाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जो बदलाव और बदले दो जो शब्द मैं बोल रही हूँ, उनके बीच ये जो इस तरह की तस्वीरों का आना, क्या कहेंगे कि चुनाव किस तरह से दिलचस्प होता जा रहा है? क्योंकि आप तो खुद ग्राउंड पर भी गए थे और हमारी टीम भी गई थी। क्या लगता है आपको कि इस बार हरियाणा के चुनाव क्या लंबे समय तक याद किए जाएंगे, जीत हार से परे, ऐसी तस्वीरों के लिए, ऐसे मुद्दों के लिए भी? बिल्कुल सर मित्रा जी, ऐसे मुद्दों के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए हरियाणा का चुनाव लंबे समय तक याद किया जाएगा। और समिता जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हरियाणा के इस चुनाव की दिशा बदलने में दो चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है।
एक तो किसान आंदोलन का बड़ा योगदान है। किसान आंदोलन ने एक तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो बांटो और राज करो की नीति थी उसको ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्त किया, और सांप्रदायिक दंगे कराने की और सांप्रदायिकता भड़काने की जो पॉलिसी रही है उसको किसान आंदोलन ने ध्वस्त कर दिया। एक चीज़ तो ये हुई। दूसरा, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी वो हरियाणा के लंबे रूट से निकली थी और उसने भी इसमें बड़ा एक योगदान दिया कि माहौल बदला। तो ये दो चीज़ों का असर साफ तौर पे हरियाणा के चुनाव पर देखने को मिल रहा है। और तीसरा जो एक बड़ा असर देखने को मिला वो देखने को मिला मित्रा जी, जो विनेश फोगाट के साथ अत्याचार हुआ उसका भी एक तरीके से जवाब हरियाणा की जनता दे रही है। तो और अब विनेश फोगाट को लेकर समिता जी कोई जाति के आधार पे नहीं है, मतलब विनेश फोगाट को हम लोग तो ज़मीन पे गए और हम लोगों ने जो गैर जाट थे उनसे ज़्यादा संपर्क किया, उनके अंदर भी एक ज़बरदस्त रोष जो था वो था बीजेपी को लेकर कि विनेश फोगाट के साथ किस तरीके से किया गया। और हम लोग यहाँ एक वीडियो भी पड़ा हुआ लाइव रिपोर्टिंग का, एक महिला जो है वो बहुत गुस्से में मोदी जी के लिए बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है, और फिर हमारे साथी समीरात्मज मिश्र जो थे वो कर रहे थे, तो पहले वो समझे नहीं, फिर जब हमारे साथी अमित नेहरा जो वहाँ के हमारे ब्यूरो चीफ हैं हरियाणा के, उन्होंने जब वो उसका तर्जुमा करके हिंदी में बताया कि ये कह रही हैं, तब फिर उनको समीर जी को कहना पड़ा कि नहीं इस तरह के शब्दों का आप हमारे उस पर प्रयोग मत कीजिए। यानी कि इतना गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर था कि विनेश फोगाट के साथ जो अत्याचार हुआ उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। और रही सही कसर जो थी समिता जी, वो खट्टर साहब जो थे उन्होंने पूरी कर दी। खट्टर साहब को लेकर के भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, और खट्टर साहब जितनी बार बोले हैं उतनी बार ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई हज़ार वोट कम कराए हैं। और उसके बाद तो स्थितियाँ ये आने लगी, सूचना ये आने लगी कि अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी अब मत आइए आप, चूँकि मोदी जी अगर आएंगे तो और बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि सभी समझ रहे हैं कि खट्टर साहब मोदी जी के प्रतिनिधि हैं और कहीं बीजेपी की सरकार बन गई तो खट्टर साहब फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अब अनिल विज साहब कुछ भी दावा करते रहें, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जो कि मालूम पड़ेगा कि बनती ही नहीं बनती है, तो खट्टर साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये सबको मालूम है और आम जनता भी इसको समझ रही है, और इसका एक बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन वहाँ देखने को मिला। तो यानी कई मुद्दे ऐसे हैं कि जिस तरीके से जो बदले और बदलाव वाली आपने बात कही, तो बदले की भावना तो अब किसी में, बदले की भावना तो भारतीय जनता पार्टी पहुँचाती है, और राहुल गांधी ने कहा भी कि हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं और हम सरकार में आएंगे भी तो बदले की भावना से काम नहीं होगा। और ये अच्छी बात है कि आप बदले की भावना से काम नहीं करें, लेकिन हालात निश्चित तौर पर बदलने चाहिए। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता जो है वो हालात बदलने के लिए ही शायद वोट डाल दी, चूँकि अभी तक जो लाइव जितने भी रिएक्शंस आए हैं लोगों के, वो सब यही कह रहे हैं कि हम बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, हालात बदलने के लिए वोट कर रहे हैं। तो हालात बदलने के लिए अगर वोट कर रहे हैं और इस तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं तो समझा सकता है समिता जी की चुनाव किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अलग वो जो हैशटैग ट्रेंड करते हैं उसमें एक आने लग गया है कि बाय बाय बीजेपी, मतलब लोग मान रहे हैं कि बीजेपी की अब विदाई हो रही है। और इसीलिए मैं ये कह रही थी कि हरियाणा के चुनाव इस बार हार जीत से परे भी अब ये हालात बदलने के लिए हैं। और दूसरी बात कि जिस तरीके से एक हाथ किसी पर नहीं, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, और वो नाइंसाफी केवल उनके साथ हुई है ऐसा नहीं है, और भी लोगों के साथ हुई है, और पूरे देश में अलग अलग इसी तरह के लोग अन्याय का शिकार हैं। और जो कांग्रेस का एक जो टैगलाइन न्याय को लेकर जो कहते हैं, तो इस बार वो न्याय दिलाने की बात जो है वो हरियाणा में बहुत चल रही है। क्योंकि कल भी मैं विनेश फोगाट के एक वो सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो देश छोड़ने का मन बना लिया था। ये अभी ओलंपिक से पहले की बात है, जब उन्होंने ये कहा था कि जब हमको संसद में संसद के सामने नहीं जाने दिया गया, जंतर मंतर पर हमारे साथ प्रदर्शन करने पर हमारे साथ इतना ज्यादा हमको कुचला गया, तब हमने ये मन बना लिया था कि हम क्यों रहें यहाँ, हमको ये देश ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर प्रियंका गांधी ने उन्हें हौसला दिया और उन्हें कहा कि नहीं, जैसे मेरा भी एक वक्त में ऐसा ही मन होता था और जब मेरे पिता की हत्या हुई थी, लेकिन फिर मैंने अपने दर्द को संभाला और दूसरों के दर्द को समझना शुरू किया, तो तुम भी यही करो। ये एक सीख जो उन्होंने दी विनेश फोगाट को, और विनेश फोगाट का ये कहना है कि मैं उसी सीख पर अब चल रही हूँ, और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि अब मैं राजनीति जो मेरे लिए नया बिल्कुल क्षेत्र है, लेकिन मैं यहाँ आऊंगी और इसके बाद मैं यहाँ से ऐसे काम करूंगी कि मेरे जैसा जो अपमान या नाइंसाफी किसी और को ना सहनी पड़े। तो लोग अब आज के हार जीत से परे जाकर भविष्य के सवाल को लेकर चुनाव भी लड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वो आज नहीं भविष्य के सवाल को लेकर वोट करें। ये चीज देखी जा रही है। विनेश फोगाट की हमने जो बात की अमलेंदु जी, तो आज जुलाना से जब अभी ये वोट पड़ रहे थे तो ये खबर आई कि वहां पर एक पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ, और ये था कि
बूथ कैप्चरिंग की गई। उसी तरह बीजेपी की तरफ से। नारनौल में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट भी हो गई। तो ये इस तरह की छोटी-मोटी खबरें भी आ रही हैं। हालांकि जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे या उसके पहले यूपी चुनाव, वहां तो बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन इस बार आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने व्यवस्था अच्छी की है कि मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, या बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए हैं? क्योंकि मोदी शाह तो पहले ही चुनाव प्रचार से बाहर हो चुके थे, और अभी भी अगर ठीक है ये 2-4 गिमिक्स हो रहे हैं कि नवीन जिंदल घोड़े पर जा रहे हैं या और कुछ 2-4 चीजें इस तरह की हो जाएंगी, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि मतदान का माहौल और उसके बाद जो अभी 4 घंटे, अभी मेरा ख्याल है 4 भी नहीं, अब तो 3-3.5 घंटे बचे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या माहौल अब रहेगा हरियाणा में? देखिए शर्मिष्ठा जी, अब जो माहौल है वो तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्या माहौल रहेगा, और जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं, उन सबसे माहौल एक तो अच्छी तरीके से समझाया सकता है ये माहौल क्या है। दूसरा जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अब किधर जाएगा हरियाणा, और जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने मतलब कुछ जगहों पर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की, इस तरीके के आरोप हैं। ख़ासतौर से जुलाना की जो सीट है उस पर एक बूथ पे कोशिश की गई, और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, योगेश बैरागी क्या नाम है उनका, उनको काफ़ी विरोध का, हाँ उनको काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। फिर पुलिस ने जाकर फिर उस वहाँ बीच बचाव किया और फिर कहा कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है, इसको चीज़ें आई। तो इसमें दो बिल्कुल ये भी सही है समिता जी, एक तो जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता आखिरी दौर में चुनाव प्रचार से गायब हुए, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि अपने हाल पर छोड़ दिया हरियाणा की बीजेपी को, तो उससे साफ संदेश चला गया कि बीजेपी हाथ पर छोड़ चुकी है। तो अब चुनाव आयोग का इंतजाम तो खैर होगा ही, जो भी चुनाव आयोग इंतजाम करता है, लेकिन शायद इसमें बड़ी भूमिका बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की भी है कि जो ज़्यादा खबरें इस तरीके की नहीं आई, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ऐसा करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी चीज़ें तब होती समिता जी जब कहीं ये लगता है कि भाई थोड़ा बहुत करके जो हम चुनाव को जीत सकते हैं और थोड़ा अंतर डाला जा सकता है, कुछ बूथों पे कैप्चरिंग करके कुछ काम किया जा सकता है। लेकिन जब वो आशा बिल्कुल क्षीण हो जाती है और जब स्थिति ये होती है कि 90 और 10 का मामला होता है, तब फिर वो 10 वाला फिर इस तरह की चीज़ें नहीं करता। वो जानता है कि हम कर भी लेंगे तो 10 वाला, जो 10 से हम 50 पे नहीं पहुँचेंगे, 10 से 15 पहुँच सकते हैं, 20 तक पहुँच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पहुँच सकते। तो शायद ये स्थिति बीजेपी भांप चुकी है। लेकिन चूंकि विनेश फोगाट की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठापूर्ण समझी जा रही है, और इसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा बीजेपी के खिलाफ, चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े हुए दिखाई पड़े हैं और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लानत मनानत हो रही है, तो ये एक खराब संदेश जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पे। तो हो सकता है कि इसके लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हो रही है समिता जी जिन सीटों पे, उसमें वो जुलाना भी शामिल है जी, जहाँ 40% से ज़्यादा अभी तक एक बजे तक मतलब वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज़्यादा नूह में और यमुनानगर में हुई है 42% के आसपास, और उसके बाद फिर उस जुलाना का और जींद का नंबर है, वहाँ भी 41% के आसपास हुई है। यानी सबसे ज़्यादा वोटिंग वहाँ हो रही है। तो वहाँ की जनता अब जवाब दे रही है किस तरीके से। तो ये सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि बीजेपी किस तरीके से बैकफुट पे जा चुकी है, और उसने एक तरीके से स्वीकार कर लिया। और दीपेंद्र हुड्डा जो कह रहे थे, स्मृति ईरानी भी गई थी वहाँ अभी आखिरी समय में, और उन्होंने भी सुझाव दे दिया कि कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाए, घोषित करें। तो यानी कि आप सब मान रहे हैं बीजेपी के नेता कि भाई कांग्रेस वहाँ मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, तो किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? तो आप सलाह क्यों दे रहे? दीपेंद्र हुड्डा का सही सवाल है कि भाई कांग्रेस जिसको बनाना चाहेगी उसको बनाएगी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। लेकिन अगर आप सलाह दे रहे हैं तो इसका मतलब आप मान चुके हैं कि कांग्रेस में सरकार बनाने जा रही है। तो मुझे लगता है कि जो दीपेंद्र हुड्डा का कहना है, आम जनता भी इसको बिटवीन द लाइंस जो होता है उसको पढ़ना जानती है कि जब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो फला को मुख्यमंत्री बनाए और फला को मुख्यमंत्री बनाए, इसका मतलब कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। इस बात को बीजेपी स्वीकार कर चुकी है। बिल्कुल, बीजेपी ने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में एक तरीके से शिकस्त जो है वो मान ली है। हालांकि अच्छे योद्धा की पहचान होती है आखिरी वक्त तक मैदान में डटे रहे, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह पहले ही बड़े चालाकी से निकल गए मैदान से, उससे समझ में आ रहा है कि अब वो ठीकरा जो है, जो भी फूटे वो नायब सिंह सैनी या मनोहर लाल खट्टर, इन लोगों के सिर पर फूटे। और नायब सिंह सैनी का भी कुछ ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उनके भी मुख्यमंत्री पद उनको ज्यादा दिन हुए नहीं है, तो वो भी खट्टर जी पर डाल सकेंगे कि भाई पहले ये मुख्यमंत्री थे। और मतलब कुल मिलाकर ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी में अभी बहुत ज्यादा अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस में सारी चीजें बहुत साफ है और
ठीक है, जो सीएम पद को लेकर जो भी चेहरा सामने आएगा, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन इस समय जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि 1 बजे तक मतदान हुआ था, 36.69% का जो मतदान था और 1031 उम्मीदवारों के लिए जो वोट डाले हैं हरियाणा की जनता ने, उसमें अभी तो ये लग रहा है कि उत्साह बरकरार है। अगले 2-2.5 घंटे में और क्या माहौल रहता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हम इस चर्चा को आज यहीं रोकते हैं। अमरिंदु जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नमस्कार।